और ये भी आपको मिल जाएगी। सप्लाई चेन मैनेजमेंट हमारा एक नया इशू है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट इशू है रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट से, बिकॉज इफ यू हैव हर्ड अबाउट द फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज, अगर आपने कभी ये टर्म सुनी हो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज की, तो इसका मतलब ये होता है कि एक कंपनी जो है अब देखिए दो किस्म के फेजेस हैं, बल्कि तीन किस्म के फेजेस हैं किसी भी कंपनी के फेज में आते हैं, कंपनी के ऑपरेशंस में आते हैं। एक होता है बैकवर्ड फेज या एक बैकवर्ड लिंकेज जिसे कहा जाता है, कि जहाँ पे आप अटेन करते हैं तमाम रिसोर्सेज, जहाँ से आपको रिसोर्सेज मिल रहे होते हैं, आपको लेबर मिल रही है, आपको टेक्नोलॉजी मिल रही है, आपको रॉ मटेरियल मिल रहा है, आपको और रिसोर्सेज मिल रहे हैं। तो जहाँ से रिसोर्सेज आ रहे हैं, ये जो आपकी चेन होती है, इसको हम एक तरीके से बैकवर्ड चेन कहते हैं या बैकवर्ड लिंक कहते हैं, बिकॉज यू आर टेकिंग रिसोर्सेज फ्रॉम दैट लिंक। दूसरा लिंक होता है फॉरवर्ड लिंक, जहाँ पे आप अपनी प्रोड्यूस्ड प्रोडक्ट को या डिलीवरेबल को आगे सप्लाई करते हैं कस्टमर की तरफ, जिसमें आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपकी रिटेलर्स हैं, या आपके वो तमाम कस्टमर्स हैं जो कि आपकी प्रोडक्ट का या आपकी आउटकम का इंतज़ार कर रहे हैं। तो वो जो भी चैनल हैं, जिसमें भी जितने लोग इन्वॉल्व हैं, जितना भी एक लिंक इन्वॉल्व है, उसको हम फॉरवर्ड चेन कहते हैं। ठीक। अब एक बैकवर्ड चेन है जहां से आपके पास रिसोर्सेज आ रहे हैं, एक फॉरवर्ड चेन है जहां पे आपकी प्रोडक्ट बनकर डिलीवर हो रही है, और एक होता है मिड फेज जिसको आप प्रोडक्शन फेज कहते हैं, जहां पे आपकी प्रोडक्शन हो रही है, या फिर आपकी अपनी ऑर्गेनाइजेशन जो है, और फिर आपका एक चेन बनता है सिमिलर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। तो ये भी एक चेन है जहाँ पे बहुत सारी फर्म्स मिलकर जो है ना एक कोलैबोरेशन में, इंटीग्रेशन की सूरत में काम करती हैं। एनीवे, सो सप्लाई चेन, अच्छा, चूंकि हम प्रोक्योरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में हम ये चीज़ देख चुके हैं कि आपकी वो जो बैकवर्ड चेन है या जो रिसोर्स जो प्रोवाइडर्स हैं, तो आप उनके साथ बाकायदा किस तरह डीलिंग करते हैं, किस तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो उसको हमने प्रोक्योरमेंट कहा और उसको हमने कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट भी कहा। अब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट और प्रोक्योरमेंट में और सप्लाई चेन में बुनियादी फ़र्क क्या है, इसको ज़रा समझ लीजिए। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले मैं ये प्रीफेस बयान कर दूं। हालांकि यहाँ पे मैंने स्टार्ट डेफिनेशन से लिया है, लेकिन बिफोर दैट डेफिनेशन आई वांट टू एक्सप्लेन दैट डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन। कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में आपने ये देखा कि आप किसी भी वेंडर, किसी भी रिसोर्स प्रोवाइडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। अब वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी किस्म का हो सकता है, वो हमने बातें कर ली सारी। लेकिन अगर आप अपनी इस बैकवर्ड पूरे चैनल को, अब कॉन्ट्रैक्ट में तो आप इंडिविजुअली 10 कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इफ यू आर डीलिंग विद मोर ऑफ वन वेंडर्स, अब उसमें आप रॉ मटेरियल वाले के साथ अलग कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, आप जो है टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर के साथ अलग कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं, आप किसी भी रिसोर्स के अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट, तो आपकी कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट में और प्रोक्योरमेंट में काउंट हो गया। लेकिन अगर आप इस पूरी चेन पर कंट्रोल करना चाहें और उसको इंटीग्रेटेड फॉर्म में इसका कंट्रोल मैनेजमेंट लेना चाहें या उसको कंट्रोल करना चाहें, तो दैट बिकम अ सप्लाई चेन। कि आप का जो वेंडर है, और अच्छा, सप्लाई चेन में इट इज नॉट ओनली ऑन द बैकवर्ड चैनल, इसमें आपकी बैकवर्ड चैनल और फॉरवर्ड चैनल दोनों इंटीग्रेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि फर्म जो है वो बैकवर्ड चैनल से लेकर फॉरवर्ड चैनल तक मुकम्मल इंटीग्रेटेड कंट्रोल चाहती है। तो अगर कोई फर्म या कोई ऑर्गेनाइजेशन इस बैकवर्ड चैनल और फॉरवर्ड चैनल को इंटीग्रेटेडली या इंटीग्रेटेड कंट्रोल करे, तो उसको फिर हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट में काउंट करेंगे। इज इट क्लियर?
तो एक थोड़ा सा फर्क है आपकी सप्लाई चेन में और कॉन्ट्रैक्ट और प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट में। प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट आपकी इंडिविजुअल चलती है, आपके एक वक्त में कई कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आपके साइमल्टेनियसली चल रहे होते हैं, चल सकते हैं। इट इज़ नॉट अ बिग और डिफरेंट थिंग और बिग डील। लेकिन जहाँ पे हम बात करते हैं सप्लाई चेन की, तो मैंने आपको बताया कि वहाँ पे आप बैकवर्ड लिंकेज जो है आपका, या बैकवर्ड चैनल जो है और जो फॉरवर्ड चैनल है, तो वहाँ की पूरी जो लाइन ऑफ सप्लाई है, पूरी जो चेन ऑफ सप्लाई है, उसका आप एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल चाहते हैं। अब वो कैसे चाहते हैं इसी को तुमने समझना है, इसी को पढ़ना है। So, by the virtue of definition that can be seen on the screen, Joel Sutherland, अच्छा मैं इसको थोड़ा सा इनलाज करूँ ताकि आपके लिए आसान हो। हाँ जी। So here, by the virtue of definition, the Sutherland of the Hunt Logistic Incorporation appoints, ये एक आपकी सोशल साइंटिस्ट है, उन्होंने 3 डिफरेंट कॉमन व्यूज बताए हैं फॉर द सप्लाई चेन के। पहली बात तो उसने की है कि सप्लाई चेन इज जस्ट अनदर नेम और अदर टर्म ऑफ द लॉजिस्टिक्स। इसी को हम लॉजिस्टिक्स भी कहते हैं, आप सप्लाई चेन भी कह सकते हैं और लॉजिस्टिक का टर्म भी जो है उसकी रिप्लेसमेंट में इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड द सेकंड थिंग इज सप्लाई चेन इंक्लूड other functions such as the purchasing, engineering, production, finance, marketing and related control activities in the single company। ये बात मैं वही कर रहा हूँ कि एक कंपनी है जो कि आपकी एक तरीके से बैकवर्ड चैनल से लेकर फॉरवर्ड चैनल तक एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल चाहती है। अब उस इंटीग्रेटेड कंट्रोल में यकीनन वो फर्म परचेज भी करेगी, इंजीनियरिंग भी करेगी, री इंजीनियरिंग भी करेगी, प्रोडक्शन भी करेगी, फाइनेंस के रिलेटेड भी सामने होंगे, मार्केटिंग भी होगा, और इसके अलावा और बहुत सी एक्टिविटीज हैं जो कि वो डील करती है। लेकिन ये तमाम एक्टिविटीज कंट्रोल्ड एक्टिविटीज होंगी और एक सिंगल कंपनी के पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास होंगी। इसको फिर हम सप्लाई चेन कह सकते हैं। देखें, एक तो होता है बाय डिफॉल्ट एक फॉल्ट, बाय डिफॉल्ट एक लाइन होती है सप्लाई की, कि मिसाल के तौर पर आपकी आपके हिली एरिया से रिसोर्सेज आ रहे हैं, वो मुख्तलिफ किस्म के वेंडर्स जो हैं वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके ला रहे हैं, यहाँ मार्केट लग रही है, फिर यहाँ पे आपके जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो उनसे जाके परचेजिंग करते हैं, परचेजिंग करने के बाद जो है फिर वो प्रोडक्शन में ले जाते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट आगे जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स अपने काम कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स अपना काम कर रहे हैं, तो बिजनेस तो चल रहा है। तो हम या क्या ये कह सकते हैं कि एक नॉर्मल बिजनेस में भी सप्लाई चेन होती है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। सप्लाई चेन तो होती है, लेकिन वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर डेवलप नहीं हो पा रहा। वैसे बाय डिफॉल्ट सप्लाई चेन तो हर जगह होगी। आपकी कोई भी बिजनेस उठा ले, वहां पे आपके वेंडर्स की तरफ से, वेंडर्स तो खैर मैं उस टर्म दे रहा हूँ जहाँ पे आप कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जाते हैं, वरना वेंडर्स तो सारे ही वो हर वो बंदा है या हर वो कंपनी है जो कि आपको रिसोर्स प्रोवाइड करती है। सो रिसोर्स प्रोवाइडर्स हर जगह मौजूद हैं, प्रोडक्शन भी हो रही है और आपके डिस्ट्रीब्यूटर भी हर जगह मौजूद हैं। लेकिन जब हम बात सप्लाई चेन या लॉजिस्टिक्स की करते हैं तो फिर हमें एक इंटीग्रेटेड अप्रोच को लेना पड़ता है। मैं आज़ाद वेंडर्स को काउंट नहीं करूंगा इसमें, मैं आज़ाद डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी काउंट नहीं करूंगा। आज़ाद वेंडर्स और आज़ाद आज़ाद डिस्ट्रीब्यूटर से मेरी मुराद ये है कि वो मेरे कंट्रोल में अगर नहीं है, सो आई वुड नॉट टेक देम इनटू अकाउंट। मैं सप्लाई चेन को डिफाइन करते हुए आई वुड टेक इनटू अकाउंट कंट्रोल्ड लाइन ऑफ सप्लाई, जहाँ पे मेरी वेंडर्स पर कंट्रोल हो, जहाँ पे मैं अपने रिसोर्स प्रोवाइडर से लेकर आपके डिस्ट्रीब्यूटर के चैनल तक एक लाइन ऑफ कंपनी में मैं उसको कंट्रोल भी कर सकूं और उसका एक पूरा मैनेजमेंट भी मेरे हाथ में हो, तब मैं इसको सप्लाई चेन कहूंगा। सो सप्लाई चेन हमने देखा कि इंक्लूड अदर फंक्शन सच एज, इसमें परचेजिंग भी आएगी, मैंने आपको बताया कि इंजीनियरिंग, री इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग and related control activities in the single company. And the supply chain is all the function in a definition, वो जो है plus इन functions के अलावा those companies, suppliers and companies customers as well। मतलब ये पूरी एक चेन है ना आपकी, आपकी कंपनीज का सप्लायर्स, फिर उनके सप्लायर्स,
और फिर आपकी कंपनी के कस्टमर्स के आगे कस्टमर्स, जैसे मैंने आपको कहा कि इट इज अ बैकवर्ड चैनल एंड फॉरवर्ड चैनल। तो जब भी बात करता है कंपनी सप्लायर्स सप्लायर्स, इसका मतलब है कि वो एक बैकवर्ड पूरे चैनल की बात कर रहा है। मतलब मेरे पास जो रिसोर्स आ रहा है उसके पीछे भी कोई ना कोई रिसोर्स हेड होगा, उसके पीछे भी कोई रिसोर्स लाइन होगी। ठीक है ना, इट इज नॉट ओनली द वेंडर, कोई वेंडर आसमान से तो नहीं उतर रहा ना। तो आपका जो मशीनरी प्रोवाइडर है या आपका जो कोई मटेरियल प्रोवाइडर है, वो आगे अपना मटेरियल डेवलप कर रहा है किसी और सप्लायर के साथ। तो सप्लायर्स सप्लायर्स हो गया और आपकी प्रोडक्ट आगे जाती है, फिर वो मजीद आगे जाती है, तो कस्टमर्स कस्टमर की एक चेन डेवलप हो जाती है। तो आई नीड टू हैव एन इंटीग्रेटेड कंट्रोल of those complete chain of supply from the suppliers to the customers in extended form, and extending far outside the traditional enterprise। मतलब है कि ये ट्रेडिशनल एंटरप्राइज से एक बहुत आला किस्म की बात होगी। So supply chain is a life cycle process comprising physical information, financial and knowledge flows whose purpose is to satisfy end user requirement with product and service from multiple link suppliers। अब इसको मैं पहले बाद में डिफाइन करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई नीड ऑल ऑफ यू टू आस्क एनी क्वेश्चन इफ यू हैव दिस स्लाइड एंड डेफिनेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट। अगर आपके सामने कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज आई विल बी गोइंग अहेड। जी ओके, इसका मतलब है कि सब सवाल आपके पास फिलहाल नहीं है। कोई भी क्वेश्चन हो तो उसको बनाकर रखें और उसको अपने सामने रखें ताकि हम वक्त आने पर सवाल पढ़ सकें। सवाल आया है, ओके सर गो अहेड, वेरी गुड। अच्छा, जब हम अब ये जो आखिर में सप्लाई चेन की बात है कि सप्लाई चेन इज अ लाइफ साइकिल प्रोसेस कंप्राइजिंग फिजिकल इंफॉर्मेशन, तो ये लाइफ साइकिल प्रोसेस है बिकॉज जब आप एक चेन को, पूरी एक चेन जो है आपकी बैकवर्ड चेंज को फॉरवर्ड चेंज के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म जो है ना वो आपको एक लाइफ साइकिल या एक सर्कल के शेप में आपको एक पूरा चेन बताएगी। उसको भी हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाउ इट इज अ लाइफ साइकिल। बट बिफोर दैट एक कॉन्सेप्ट है एक्सटेंडेड प्रोडक्ट का, ताकि आपको इस सप्लाई चेन का समझ में आ सके। एक होती है बेस प्रोडक्ट। अगर आप इस डायग्राम को, इस फिगर को गौर से देखें, सो यहाँ पे आपको एक बॉक्स के अंदर एक बेस प्रोडक्ट दिखाई देगी। और बेस प्रोडक्ट में आपकी कोई भी प्रोडक्ट हो सकती है, लाइक इट इज अ कंप्यूटर रखा हुआ है, तो ऑब्वियसली उस कंप्यूटर की क्वालिटी, उसका साइज, शेप, ऑप्शंस, फीचर, ईज ऑफ यूज, एबिलिटी ऑफ टू कनेक्ट, स्टाइलिंग, ये तो आप किसी भी प्रोडक्ट के फीचर हो सकते हैं। तो ये तो बेस प्रोडक्ट हो गई। बट दिस बेस प्रोडक्ट इज एक्सटेंडेड टूवर्ड, अगर आप इसके बॉक्स के आसपास देखें, ऊपर नीचे देखें, तो कुछ नाम लिखे हुए हैं कि इस कंप्यूटर सिर्फ कंप्यूटर नहीं है, बल्कि इससे रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं। ब्रांड इमेज है, आपके वारंटी क्लेम्स हैं, आपकी डीलर क्वालिटी है, आपकी टेक्निकल असिस्टेंस है। ऊपर आप देखें तो अवेलेबिलिटी, डिलीवरी एंड सिलेक्शन के मेथड्स हैं। और अगर आप राइट साइड पे चले गए, आफ्टर सेल सर्विसेज है। नीचे देखें तो फाइनेंसिंग टर्म्स हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तक इसमें आ गया है। तो ये सारी चीजें सिर्फ एक प्रोडक्ट से रिलेटेड तो नहीं है ना। इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो बैकवर्ड चैनल और फॉरवर्ड चैनल से जो लिंक्ड चीजें हैं, वो फिर आपकी ये सब फंक्शंस जो हैं डिफाइन करती हैं। ठीक। अब आप जब वारंटी की बात करते हैं तो डेफिनेटली वारंटी जो है आपकी आफ्टर सेल की बात, आप तो चीज बेच चुके, तो वो फिर आपके आगे जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं या आपके आगे जो टेक्निकल असिस्टेंट्स हैं, जो आपने सर्विस से आपने ऑफर की हुई है, वो तो कंटिन्यू करेगी फॉर द लॉन्गर टाइम। ब्रांड इमेजिंग है, ब्रांड इमेजिंग आपकी सिर्फ सेलिंग के साथ खत्म तो नहीं हो जाती। ब्रांड इमेजिंग के लिए आपने ऑब्वियसली बैकवर्ड चैनल में या फॉरवर्ड चैनल में अपने लिंक बनाकर रखने होते हैं ठीक है ना। फिर उस पर आप देखेंगे अवेलेबिलिटी, डिलीवरी एंड सिलेक्शन। तो अवेलेबिलिटी का मतलब ये है कि आपके डिस्ट्रीब्यूटिव चैनल जो है वो काम करें। आपकी प्रोडक्ट की डिमांड मार्केट में है लेकिन आपकी प्रोडक्ट मार्केट में नहीं है, इट मींस दैट देयर इज अ प्रॉब्लम इन अवेलेबिलिटी और डिलीवरी। सो देयर आर लॉट ऑफ इश्यूज व्हिच इज नॉट related only to your production phase, it is related to that channel, complete channel। तो फिर जब आप अपनी प्रोडक्ट को बेस प्रोडक्ट से निकाल के एक्सटेंडेड प्रोडक्ट की तरफ लाते हैं ना, तो इन दैट केस
आप एक तरीके से पूरी सप्लाई लाइन को एक तरीके से चेन बनाकर, या उसका एक जो बैकवर्ड चैनल है और फॉरवर्ड चैनल है, तो उसको आप इंटीग्रेटेड फॉर्म में ला रहे होते हैं। तो ये एक्सटेंडेड प्रोडक्ट का एक फिनोमिना है। वी विल यूज द टर्म product to describe the basic product or service, and the extended product include the basic product service, the supply chain that delivers it, plus other features and factors that go along with the product service. इसमें कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। एक्सटेंडिंग प्रोडक्ट के फैक्टर्स क्या हैं, जिस तरह मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ऊपर नीचे बातें बताई, अवेलेबिलिटी, डिलीवरी, टेक्निकल, डीलर क्वालिटी, तो वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। So delivery quality, if the sale is through the dealers and retail network, and how it operates, it facilitates its reputation, are key factor in the buying decision. देखिए ना, अगर आपकी प्रोडक्ट जो है ना वो, इट्स वेरी सिंपल के आप दराज से कुछ चीज मंगवाते हैं, आप डब्बा खोलते हैं और वो दराज जो क्वालिटी आपको दिखाई दे रही है वो वहां पे आपको दिखाई नहीं दे रही, तो इसका मतलब है कि आपने अपनी क्वालिटी को लूज किया, या आपकी डिलीवरी के अंदर कोई मिसहैप हुआ, या टूटी हुई चीज या प्रोडक्ट आ गया आपके पास, डिफेक्टिव चीज आ गया आपके पास, सब स्टैंडर्ड। तो ये सब चैनल के इश्यूज हैं, ये कंपनी के इश्यूज तो नहीं है। कंपनी, कोई भी कंपनी अपना जो प्रोडक्ट है वो डिफेक्टिव आगे तो रन नहीं करेगी ना। अच्छा, व्हाई नॉट देयर नो मार्केटिंग इन इन द फिगर। देखें, मैं जब बात कर रहा हूं ना कि लेट्स से इधर की बात, मैं एबिलिटी, डिलीवरी, सिलेक्शन और फिर ब्रांड इमेजिंग, तो ये मार्केटिंग टर्म्स ही बहुत सारी यूज हो रही हैं। बस दो कि मैं यहाँ पे मार्केटिंग के लफ्ज यूज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ फॉरवर्ड चैनल की, तो फॉरवर्ड चैनल में आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, रिटेलर्स हैं, ये तो ये मार्केटिंग चैनल्स ही हैं सारे। ठीक। सर, एक्सटेंडेड प्रोडक्ट वी मीन्स द नीड ऑफ मोर सेम प्रोडक्ट। आप, इसका मतलब ये होता है कि एक, इट्स वेरी सिंपल, आपने गाड़ी खरीद ली, ठीक है। अब गाड़ी खरीदने के बाद आप समझते हैं कि कंपनी से आपका ताल्लुक टूट गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्योंकि गाड़ी खरीदने के बाद लेट से अगर आपको गाड़ी में कोई फॉल्ट नजर आता है, तो फिर आप यकीनन क्लेम करते हो। फिर वो कंपनी, गाड़ी कंपनी की तरफ जाती है बात। कंपनी जिस जिस पार्ट में या जिस स्पेयर पार्ट में फॉल्ट आया है उसकी लाइन को पकड़ती है। तो इसका मतलब है कि आप एक इंटीग्रेटेड फार्म में आप आगे जा रहे हो। सिमिलरली, अगर आपने कोई प्रोडक्ट आगे ले जानी है, आप एक प्रोड्यूसर हो, लेट्स से आप कस्टमर अगर नहीं हो, आपकी प्रोडक्ट आगे भी जानी है, आपने कंपनी से माल उठाया और आगे फॉरवर्ड कर दिया, तो अब आपके फॉरवर्ड लिंकेज में अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर चैनल्स हैं, आपके मार्केटिंग कंपनीज हैं, मार्केटर्स हैं, लेकिन वो अगर आपका मार्केटिंग सही नहीं कर रही या आपकी प्रोडक्ट सही डिलीवर नहीं कर रही हैं, तो फिर ये बात अगेन कंपनी पर और प्रोडक्ट पर आती है। तो ये सारी इंटीग्रेटेड सर्विसेज आपने देनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इट इज नॉट ओनली अ प्रोडक्ट, बल्कि इससे बैकवर्ड चैनल और फॉरवर्ड चैनल, इससे जितने इश्यूज है वो इस प्रोडक्ट के फीचर में आते हैं। मेरे नजदीक मेरी कोई प्रोडक्ट अच्छी तब कहलाएगी कि वो बैकवर्ड चैनल सारे मेरे अप्रोच में हो, एक्सेस में हो, और उनका एक अच्छा इमेज मेरे पास आ रहा हो। और इसी तरीके से फॉरवर्ड चैनल, अगर मेरी ही प्रोडक्ट या मेरी कोई डिलीवरी जो है वो आगे चैनल्स बेहतर तरीके से डिलीवर कर रहे हैं, तो उसका मतलब मेरा मार्केट में एक अच्छा इमेज जा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी एक एक्सटेंडेड प्रोडक्ट रिक्वायर की जाती है, बजाय इसके आपने तो बेसिक प्रोडक्ट बनाकर दे दी, लेकिन बेसिक प्रोडक्ट एक्सटेंडेड प्रोडक्ट में तब कन्वर्ट होगी कि आपके मार्केटिंग चैनल चैनल उसको सही तरीके से डिलीवर करे आगे, अपनी प्रॉपर क्वालिटी के साथ और अपनी प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस के साथ। So that's how you can claim an extended product. फिर इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको आंसर मिला होगा। ये बुनियादी चीजें जो कि आपकी प्रोडक्ट को एक्सटेंडेड प्रोडक्ट बनाती हैं। ठीक, इसमें देखा एक्सेसिबिलिटी की है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, फाइनेंसिंग है, आफ्टर सेल सर्विसेज वगैरह 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 सारी बातें हम कर चुके हैं। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन तो आपको जरूर कर सकते हैं। Then this is actually the supply chain cycle, जिसको मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि if all these things are being integrated, so ये आपकी पूरी supply chain management flow बनता है। हम चाहें तो इसको अब अलग अलग कर ले। देखिए, प्रोक्योरमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ सप्लाई चेन। ठीक है, प्रोक्योरमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ सप्लाई चेन, इट इज नॉट अ कंप्लीट सप्लाई चेन, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोक्योरमेंट का।
लेकिन आप देख रहे हैं कि एक चेन, एक फ्लो को शो कर रहा है कि आप इसको यूं समझ लीजिए कि कहीं से भी आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं। फर्ज करें कि मैं स्टार्ट करता हूँ सेल एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट से। अगर मैंने अपनी प्रोडक्ट को डेवलप करना है या अपनी सेल बढ़ानी है, सो ऑब्वियसली आई नीड टू सी माई प्रोक्योरमेंट साइड, बिकॉज मुझे रिसोर्सेज रिक्वायर्ड होंगे। मुझे रिसोर्सेज चाहिए होंगे अगर मैंने प्रोडक्ट को बढ़ाना है या प्रोडक्ट को डेवलप करना है या कोई नई प्रोडक्ट बनानी है, तो उसके लिए मुझे रिसोर्सेज चाहिए होंगे। उसके लिए मुझे प्रोक्योरमेंट की तरफ जाना पड़ेगा। प्रोक्योरमेंट जो है वो फिर वो आगे अपने सप्लायर से बात या डील करेगा। सप्लायर जो है वो यकीनन वो भी कहीं ना कहीं से रिसोर्सेज ले रही होगी, वो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जाएगा। ठीक, मैन्युफैक्चरिंग से फिर वो है वेयर हाउस, फिर लॉजिस्टिक्स, और फिर कस्टम कंज्यूमर्स की तरफ बात जाती है। तो ये सारे एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड चीजें हैं। ठीक हो गया। तो अब हमने इसी पूरी चेन को पढ़ना है, इस पूरे फ्लो को हमने समझना है और पढ़ना है। ठीक हो गया। चूंकि ये बात अभी पूरी नहीं हो सकेगी इधर, क्योंकि इसमें मुख्तलिफ किस्म के चैनल्स इन्वॉल्व हैं, तो हम इसमें एक एक को उठा के पढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या चीज़ें हैं। सेल एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, प्रोक्योरमेंट, सप्लाई वगैरह वगैरह किस तरीके से इससे लिंक होते हैं। सो स्टार्टिंग विद शेयर होल्डर्स, इन्होंने शेयर होल्डर स्टार्ट किए, यहाँ से लिख लीजिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है शेयर होल्डर्स। देर आर ग्रोइंग अवेयरनेस ऑफ द शेयर होल्डर वैल्यू दैट द सप्लाई चेन कैन ब्रिंग द ऑर्गेनाइजेशन। इसको थोड़ा सा नीचे कर लें, ये रहा। Organization, shareholder provide initial and continuing investment with expectation of a return slightly better than other available options। इसका मतलब ये है कि आपका शेयर होल्डर, देखें आपकी जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो बढ़ती कब है? बढ़ती तभी है कि जब उसके स्टेक्स बढ़ते हैं। शेयर होल्डर बढ़ता है, आपकी उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट आती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट भी जब आएगी ना, तो इन्वेस्टर देखता है इस चीज को कि यार आपकी सप्लाई चेन कंट्रोल कैसा है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट कैसी है। अगर आपकी सप्लाई चेन मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड फॉर्म में हो, फुली कंट्रोल्ड हो, या बड़ी बेहतर वैल्यूज के साथ हो, तो वो उसको ज्यादा ऑनर करता है। तो उसमें इन्वेस्टमेंट के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, तो उसके शेयर होल्डर्स बढ़ जाते हैं। ठीक हो गया। लेकिन अगर मुझे पता लगे कि यार मैंने एक ऐसी कंपनी के शेयर लेने हैं जिसकी प्रोडक्ट कहाँ से आ रही है नहीं पता लग रहा है, और कौन खरीद रहा है, कहाँ पे जा रही है, या आफ्टर सेल सर्विसेज है या नहीं है, तो अगर ये वैल्यूज अगर आप क्रिएट नहीं कर रहे हैं, तो उसका मतलब फिर आप मजीद इन्वेस्टमेंट के लिए रास्ते अपने जो है वो श्रिंक कर रहे होते हैं। एक एक आम इन्वेस्टर जो आपकी कंपनी के शेयर खरीदेगा, वो इस पूरी वैल्यूज को देखता है, वैल्यू चेन को देखता है। इट इज, एक होती है सप्लाई चेन तो है ही है, इट इज ऑल्सो वैल्यू चेन एज वेल। अच्छा, फिर जब हम बात करते हैं कि सेल्स एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट, ये मैं बात पहले ही बता चुका हूं कि सप्लाई चेन्स आर बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू एन ऑर्गेनाइजेशन। बिफोर एन ऑर्गेनाइजेशन कैन रेडिकली improve its एक्सटर्नल चेन, इट मस्ट फर्स्ट लुक इट्स इंटरनल फ्लो। ये उसने बैकवर्ड चैनल और फॉरवर्ड चैनल की बात की है। ठीक, तो एक्सटर्नल चेन मतलब फॉरवर्ड चेन की बात कर रहा है, और इंटरनल फ्लो मतलब वो बैकवर्ड चैनल की बात कर रहा है। तो अगर आपकी कंपनी को मजीद कोई प्रोडक्ट लानी है मार्केट में, आपने कोई प्रोडक्ट डेवलप करनी है, सेल को बढ़ाना है, तो उसके लिए आपको अपने दोनों चैनल्स को देखना पड़ेगा कि आपके पास एक्सटर्नल चैनल में कितना एडिक्वेसी है और आपके इंटरनल फ्लो में कितनी एडिक्वेसी है। सेल एंड ऑपरेशन प्लानिंग, अब इस सेल एंड प्रोडक्ट में ये सेल एंड ऑपरेशन प्लानिंग भी आती है। इस प्रोसेस में इन मेनी केसेस फोर्सेस आर ऑर्गेनाइजेशन टू सी इट्स लेवल ऑफ डिसकनेक्ट्स। देखिए ना, डिसकनेक्शन की बात हो रही है। अगर आपको एक नई प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहते हैं, लेकिन आपको अपनी सप्लाई की रिलायबिलिटी पर बिलीफ ना हो कि भी मैं इतने बड़ी वेंचर में हाथ डाल रहा हूं, मैं नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूं, लेकिन इसके रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी अनसर्टेन हो, तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े रिस्क में जा रहे हैं। तो आप नई प्रोडक्ट तो लॉन्च तभी करेंगे कि आपका रिस्क फैक्टर कम से कम हो। रिस्क फैक्टर तभी कम होगा कि आपको अपनी सप्लाई चेन पर मुकम्मल एतबार हो। सो डज द ऑर्गेनाइजेशन share the same information system throughout, or does each department have a duplicate or disparate data upon which it operates? Upon what information are sale forecast determined? How are the sale forecast operationalized throughout the organization? How does the organization prevent the
बुल वाइप इफेक्ट रिजल्टिंग इन द आउट ऑफ स्टॉक ऑफ एक्सेस इन्वेंट्री। तो ये सब चीजें हैं जिसको आपने जिसको आपको देखना चाहिए। ये वो सवालात हैं कि जिनका जवाब आपको सप्लाई चेन में ही मिलेगा, ठीक है। और इसके पॉजिटिव और फेवरेबल आंसर आपको तभी मिलेंगे जब आपका सप्लाई पर मुकम्मल कंट्रोल हो, सप्लाई चेन आपकी बड़ी वैलिड और बड़ी सस्टेन्ड हो। तो चूंकि ये बड़े हर क्वेश्चन अपने आप में एक बहुत बड़ी दुनिया है, तो दैट्स व्हाई आई वुड नॉट बी डिटेलिंग ईच क्वेश्चन। हाँ, आप इन क्वेश्चन को पढ़ के सवाल जरूर कर सकते हैं। अच्छा, 10 मिनट के बाद ये सेशन जो है 40 मिनट का, ये बंद हो जाएगा, और यूं ही बंद होगा हम दोबारा से रीगेन करेंगे और इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक हो गया? एनीवे, अच्छा, इसी तरीके से हम अगली बात करते हैं कि आइडियली द सेल फोरकास्ट शुड बिगिन द प्रोसेस। देखिए, इसमें फोरकास्टिंग का ऊपर भी जिक्र कहीं आया है कि ये देखें कि यहाँ पे हाउ आर द सेल फोरकास्ट ऑपरेशनलाइज थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। आपने एक सेल फोरकास्ट तो कर ली है, मिसाल के तौर पर आप ये जानते हैं, आपने फोरकास्ट किया कि यार 2 साल के बाद या 1 साल के बाद या 2 क्वार्टर्स के बाद आपकी सेल बढ़ेगी, आपका कस्टमर बढ़ेगा, आपकी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी। तो अब आपके पास क्या तैयारी क्या है? आर यू प्रिपेयर फॉर दैट? तो वो सेल फोरकास्ट को एक तरीके से आइडियलाइज करने के लिए या उसको मीटअप करने के लिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ कि दीज नंबर शुड गाइड ऑपरेशंस थ्रू प्रोक्योरमेंट, मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रोडक्शन। आपको तमाम प्रोसेसेस को इन लाइन लेना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि आफ्टर 2 क्वार्टर्स आपकी डिमांड जो है वो 25% बढ़ जाएगी, तो फिर आपको अपनी प्रोडक्शन को, अपनी रिसोर्सेज को, अपने वेंडर्स को, अपनी जो भी सप्लाई चेन के जो स्टेक होल्डर्स हैं उन तब सबको लूप में लेना पड़ेगा कि क्या वो मेरी इस 25% बढ़ती हुई कस्टमर को या सेल को अडॉप्ट करने के लिए रेडी है कि नहीं, कैपेबल है कि नहीं। सो दैट्स व्हाई आपको ये कंट्रोल लेना पड़ता है। Then the sale, अच्छा दोबारा से कर देते हैं। Sale and product development must be aware of the market to be able to forecast customer need and desire। ये बात हम कर चुके हैं, ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, और ये सब चीजें होती हैं कि इंफॉर्मेशन सिस्टम बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है इंफॉर्मेशन सिस्टम का, वो आगे हम बात करते हैं। बिकॉज ये इंटीग्रेट होना किसे कहते हैं? आप मुझसे सवाल कर सकते हैं कि सर ये बैकवर्ड चेन और फॉरवर्ड चेन इंटीग्रेट कैसे की जाती है? तो इंटीग्रेट ऑब्वियसली आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम से की जाती है। इंटीग्रेट का मतलब ये तो नहीं होता ना कि आप तमाम वेंडर्स को बुला के एक जगह बिठाएंगे या तमाम डिस्ट्रीब्यूटर को बुला के एक जगह बिठा देंगे, तो फिजिकली तो इंटीग्रेशन नहीं होती। असल में इंटीग्रेशन होती है आपकी इंफॉर्मेशन सिस्टम की बुनियाद पर होती है। अच्छा, इसमें फिर अगला जो साइकिल में एक इशू है प्रोक्योरमेंट एंड सप्लाईज का, आई थिंक इसमें बात हम कर चुके हैं कि वन द सेल टीम एबल टू डिटरमिन द फोरकास्ट। अगर आपकी फोरकास्टिंग आ गई है कि सेल की, और आपकी टीम बता सकती है, कह सकती है कि हम कर सकते हैं, सो फिर आपको अपने जो आपके प्रोक्योरमेंट हैं या जो आपके सप्लायर्स हैं उनसे डील करना पड़ता है। एंड आइडियली द ऑर्गेनाइजेशन यूटिलाइज सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर टू हेल्प इट ट्रैक परफॉर्मेंस एंड डिटरमिन हु इज द की सप्लायर आर। तो ये हमें इस बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बात ने की है। थ्रू कोऑपरेटिव रिलेशन, लेट मी सी, कोई मैसेज है मेरे ख्याल में, बिकॉज मैं तो यहाँ पे तमाम को ही वेलकम कर चुका हूँ, कोई बंदा रह तो नहीं गया बाहर। ये देखना पड़ता है कि आपकी क्लास में कोई ऐसा बंदा जो बाहर रह गया, उसको चले, मतलब हमारी क्लास का मैसेज नहीं था। एनीवे, तो प्रोक्योरमेंट आपको देखनी पड़ती है, सप्लाई के साथ डील करना पड़ता है, और आपकी जो का सप्लायर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है उसको यूज करना पड़ता है। फिर मैन्युफैक्चरिंग का एरिया है। ऑब्वियसली आपकी जो सेल फोरकास्ट जो है वो डायरेक्टली लिंक करती है आपकी मैन्युफैक्चरिंग से। तो क्या आपकी मैन्युफैक्चरिंग एबिलिटीज इतनी है कि वो उस फोरकास्ट को या उस फ्यूचर सेल को पूरा कर सकें? इसको भी देखना पड़ता है। फिर वेयर हाउस है जहाँ पे आपने अपनी प्रोडक्ट को स्टोर करना है, तो क्या आपके पास इतने स्टोर्स मौजूद हैं जो कि आपकी इस फोरकास्टेड और जो 25% राइज इन डिमांड जो है उसको वेयर हाउस जो है आपको कवर कर सकते हैं? और क्या आपके पास लॉजिस्टिक्स हैं? अब ये वो लॉजिस्टिक्स है जिसको उसने पूरा सप्लाई चेन कहा है
कि logistics works with the sale determine the best packaging, presenting, and delivery method of the product. The goal is to have the right product with the right packaging and communication at the right place at the right time. देखिए ये सब चीजें बड़ी मैटर करती हैं अगर आपकी ये तमाम चीजें अलाइन हो. इसने कहा, दोबारा पढ़ लेते हैं कि द गोल इज टू हैव राइट प्रोडक्ट विद द राइट पैकेजिंग एंड द राइट डॉक्यूमेंटेशन एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम. ये सब राइट वे तभी हो सकता है कि जब आपका एक इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट को लेकर चला जाए. फिर इसके बाद आती है कि एंड इफ नीडेड रिटर्न इट टू ईदर द प्रोड्यूसर और द इनिशियल सप्लायर. सम आइटम्स आर डिस्कार्टेड. बहुत सी चीजें होती हैं जो रिटर्न हो जाती हैं. जिस तरह आपकी प्रोडक्ट रिटर्न हो जाती है, आपके रिसोर्सेज भी रिटर्न हो सकते हैं. तो ये तभी मुमकिन होगा कि आपके पास इस पूरी सप्लाई चेन में जितने स्टॉक होल्डर्स हैं उनके साथ एक बेहतर किस्म का कम्युनिकेशन चल रहा हो. अदरवाइज ये चीजें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं. तो ये देखा जाए तो आपकी तमाम चीजें एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हैं. ठीक है ना. लेट्स से अगर आप कोई प्रोडक्ट नई लॉन्च करना चाहेंगे तो ये सारी चीजें जो हैं आपको लूप होल में लेनी पड़ेंगी. सवाल अगर कोई करना चाहे तो जरूर कर ले इस डायग्राम से रिलेटेड या इस इशू से रिलेटेड, ताकि हम आगे बढ़े. अच्छा, अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट व्हाट इज द राइट वे ये देख लेते हैं कि हेयर वी डिस्क्राइब द जेनेरिक perspective we have encountered and attempt it to tie them together. We will work bottom up from what we judge to be the narrowest of the supply chain interpretation to the broader term. और ये वो समझा रहा है कि हम उस बॉटम अप अप्रोच की तरफ जा रहे हैं. इसका मतलब ये है कि इसने ये जो सर्कल है इसको उसने जरा बॉटम अप अप्रोच से लिया है. मतलब कस्टमर की तरफ से अगर हम आप आए तो उसको हम बॉटम अप्रोच कहते हैं. सो कस्टमर से अब पहली चीज क्या है, फंक्शनल है. और सवाल आया है, अच्छा सर दिस प्रोसेस इज फॉर बायर और द नहीं, ये प्रोसेस जो है ये ऑर्गेनाइजेशन का है. ये उस फर्म का प्रोसेस है जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम बनाना चाहती है. अब मिसाल के तौर पर अगर मेरी एक फर्म है जो कि कंस्ट्रक्शन फर्म है, लेट्स से एबीसी इनकॉर्पोरेशन के नाम से, तो वो एबीसी इनकॉर्पोरेशन एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्रिएट करना चाहती है. इसका मतलब यह है कि वो एबीसी इनकॉर्पोरेशन जो है वो अपने तमाम ठेकेदारान, वेंडर्स, सप्लायर्स के साथ एक कम्युनिकेशन सिस्टम क्रिएट करेगी. और इसी तरीके से वो एबीसी कॉर्पोरेशन जो है वो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स जो है उनके साथ एक पूरा एक इंटीग्रेशन सिस्टम क्रिएट करेगी. तो वो एबीसी कॉर्पोरेशन बीच में सर्कल है, बेस है, मेन है, फोकल है, सेंटर है, जो ये पूरा सिस्टम बना रही है. फर्ज करें कि एबीसी कॉर्पोरेशन की एक दूसरी कॉम्पिटिटिव फर्म है XYZ कॉर्पोरेशन. वो इस तरह का सिस्टम डेवलप नहीं कर पाती. तो ये सर्कल एबीसी के साथ तो है लेकिन XYZ के साथ नहीं है. ठीक हो गया. तो वो एबीसी कॉर्पोरेशन जो कि रिसोर्सेज लेती है, उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है, फिर उसको आगे कस्टमर की तरफ डिलीवर कर देती है. तो ये एबीसी एक सेंटर पॉइंट है और वो इस पूरी सप्लाई चेन को चला रहा है. लेकिन यही सप्लाई चेन इज नॉट डेल्ट वेल बाय द XYZ, बिकॉज XYZ ने इन तमाम के साथ वो बेहतर कम्युनिकेशन और बेहतर कॉन्ट्रैक्ट्स और बेहतर किस्म की इंटीग्रेशन नहीं डेवलप की हुई. तो XYZ ने नहीं की हुई तो वो इस सर्कल से महरूम है. एबीसी ने की हुई है तो वो इस सर्कल को लेकर बेहतर तरीके से चल रही है. ठीक हो गया. आई थिंक द आंसर इज, आई थिंक मैंने क्लियर किया. बाकी आप बताइए अगर समझ आई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अब थोड़ा सा बात करते हैं फंक्शनल्स की. ये सवाल अच्छे होते हैं, मुझे मजा आता है जब सवाल करते हैं तो मुझे लगता है कि मुझे कोई सुन रहा है. अदरवाइज तो मुझे लगता है कि मैं स्क्रीन को देख कर खुद से ही बातें कर रहा हूँ. अपना पागल पागल सा महसूस होता है. एनीवे, the functional supply chain viewpoint exists. The most companies today should be considered with
Thank you very much. Thank you very much. You are listening carefully, and we are learning by this. The functional supply chain viewpoint exists in most companies today. We should be considered as the base state when talking to the company. अब ये वो क्वेश्चन अभी अभी आपने जो क्वेश्चन किया इससे बिल्कुल रिलेटेड क्वेश्चन पॉइंट ये आ गया. अभी आपने पूछा ना कि कौन किसके लिए सप्लायर है, किसकी बात हम कर, ये आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है जो इन फंक्शंस को प्ले कर रहा है. ठीक. तो ये फंक्शनल इश्यूज है. देखे ना आपके